जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। राजश्री सिर्फ आपके काम से मतलब नहीं रखता कि आपने गाने कैसे लिखे। राजश्री इससे भी मतलब रखता है कि आपके घर में सब ठीक है ना। अपनों ने वनवास दिया श्री राम को सरजू पार, और पराया था जो केवट बन गया हाथों की पतवार। सबसे ज्यादा इस पे उछला कौन? मीत ब्रदर्स। राजश्री 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है मेरे साथ में एक ऐसे पॉपुलर गीतकार जिन्होंने इसी लाइफ में अपने टैलेंट से इंडिया का नाम रोशन किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबके फेवरेट, सबके चाहिए मनोज मुंतशिर जी की। वेलकम सर। नमस्ते फैजान। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ फैजान, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपके जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए ये शाम सुहानी बनाने के लिए कोई भी दो लाइन जो आप बोल दें। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। कई जुगनू इकट्ठा होते हैं तब जाके शायद एक सूरज बनता है, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों जुगनू मेरी हथेली पे लाके राजश्री ने रख दिए थे, जिसके बारे में मैं और आप आज बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम 75 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। इस 75 साल में ये नंबर किस तरीके से देखते हैं आप? 75 साल 75 साल आप पूरे कर रहे हैं, 75 साल हमारे देश की आज़ादी को पूरे हो रहे हैं। तो जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस देश में, मुझे लगता है अगर कभी एंटरटेनमेंट का अमृत महोत्सव मनाया जाए तो राजश्री उसमें अग्रणी होगा, राजश्री उसमें टॉर्च बेरर होगा। एक लेगेसी है राजश्री की। हम बहुत छोटे थे जब अपने गांव में नदिया के पार के गाने सुना करते थे। वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, मैं कॉलेज में था जब मैंने पहली बार एक ऐसी फिल्म देखी जिसकी धूम थिएटर से बाहर सड़कों तक सुनाई पड़ी, और वो थी हम आपके हैं कौन। बीच में मैंने प्यार किया की जो सक्सेस स्टोरी हो तो खैर दुनिया को पता है, लेकिन मैं रिलेट करता हूँ हम आपके हैं कौन से, क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उन दिनों, और चंद्रलोक एक थिएटर था इलाहाबाद में जो कि दुल्हन की तरह सजाया गया था जब वो फिल्म रिलीज हुई थी। जी, और आप सोचते हैं कि ये थिएटर इतना क्यों डेकोरेट किया जा रहा है, तो पता चलता है इसलिए डेकोरेट किया जा रहा है क्योंकि राजश्री एंटरटेनमेंट को बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़ा उत्सव मानता है, और उसको उत्सव की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है। जब वो फिल्म देखी, जबकि मैं कॉलेज में था, मुझे शायद ये मैरिज स्टोरी, शादी, ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर थी। बावजूद उसके मुझे याद है कि मेरे जो दोस्तों का गैंग था, हमने 3 बार बैक टू बैक, और 3 बार जब मैं कॉलेज के दिनों की बात करूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे कितने हुआ करते थे। एक बार पिक्चर देखने गए, इसका मतलब हमने 3 दिन का नाश्ता कुर्बान किया। इसके बावजूद अगर हम सेम फिल्म 3 बार देख रहे हैं तो हम अपने दिल के हाथों कितना मजबूर रहे होंगे। तो ये था मैजिक सूरज बाबू का, जो वो बार बार करते आए। मुझे लगता है मैजिक वर्ड सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि मैजिक जब आप कहते हो तो लगता है कुछ एक आध बार करिश्मा हो गया। सूरज बाबू उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये टाइम एंड अगेन, जब भी उन्होंने चाहा है, एक मैजिकल सिनेमा खड़ा कर दिया हमारे सामने। तो ये जो 75 साल हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजश्री को, और मैं ये शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ कि 175वें साल का जो उत्सव होगा वो भी मनाया जाएगा। मैं ना रहूँ, आप ना रहें, लेकिन राजश्री रहेगा, हमेशा रहेगा। एंड सर, आपके एसोसिएशन के बारे में जानना चाहूँगा। राजश्री के साथ में किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत बहुत स्वीट सी रही, ड्रामेटिक नहीं है कुछ इसमें, क्योंकि आमतौर पे जब आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको एक ऐसा परसेप्शन है कि बहुत मैंने जूतियाँ घिसी, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने स्ट्रगल किया, जूतियाँ घिसी, लेकिन मुझे आज तक याद है जब पहली बार मैं राजश्री की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मैं बहुत स्केप्टिकल था। मुझे ये लग रहा था कि यार ये राजश्री है, यहाँ सूरज बाबू ने फिल्में बनाई हैं, एक से एक सिनेमा बना है, यहाँ दोस्ती के गाने सुन के हम बड़े हुए हैं, तो यहाँ ठीक है स्ट्रगल कर लो, लेकिन काम कौन देगा, ऐसी फीलिंग मन में थी। जब आप जा रहे थे उनके प्रोडक्शन हाउस में? जी, मुझे मीत ब्रदर्स हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े बदमाश लोग हैं, वो बड़े शैतान हैं, बड़े काबिल पर बहुत शैतान। तो हम सब लोग जा रहे थे, तो मैं मीतों से कह भी रहा था, मैंने कहा यार एक बात बताओ, मतलब राजश्री मुझे क्यों काम देगा, मैंने तो कुछ किया नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब मैं मनोज मुंतशिर नहीं था, जब मैं टेलीविज़न के गाने लिख रहा था, स्ट्रगल पीरियड था, शुरुआत के दिनों की। बिल्कुल शुरुआत के दिनों की। तो वो लोग लेकिन ज़बरदस्ती मुझे घसीट के ले गए, चलो तो एक बार कहानी तो सुनो, मिल के आते हैं एक बार। हाँ, और विधि मिली हमें, विधि कासलीवाल, जिनसे हमारी दोस्ती आज तक कायम है। हम अक्सर फ़ोन पे बातें किया करते हैं, बड़ी बहुत ब्राइट हैं वो और बहुत टैलेंटेड हैं। तो कहानी सुना दी गई और राज बाबू से मुलाकात हुई। राज बाबू को मैं पिता तुल्य मानता हूँ,
और बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। राज बाबू के साथ मैं एक घटना कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जब आपका थोड़ा नाम हो जाता है, तो दुनिया आपकी तारीफ करती है कि हाँ आप बहुत काबिल हो, बड़ा अच्छा लिखते हो। लेकिन जब आपको कोई न जानता हो, उस वक्त अगर कोई आपका हुनर पहचाने, राज बाबू ने मुझे एक बात कही थी। म्यूज़िक सेटिंग कर रहे थे हम लोग, गाना ख़त्म हुआ, लिरिक्स सुनाए, वर्ड सुनाए, मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे बुलाया उन्होंने अंदर, ज़रा आप अंदर आइए, अंदर आइए। जी मैं गया, मैंने कहा जी राज बाबू मुझे एक बात कहनी है आपसे। मैंने कहा जी बताइए। आपके दुनिया से जाने के 100 साल बाद तक आपका बही खाता चलता रहेगा, आप इतना अच्छा लिखते हो। मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने बोला ये मैं सबको नहीं कहता, मैंने बख्शी को बोली थी ये बात, आनंद बख्शी द लेजेंड। उन्होंने कहा मैंने ये बात बख्शी को बोली थी, आज मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा राज बाबू मुझे तो कोई काम ही नहीं देता। हम्बल्ड था मैं, और मैं ये तो समझ गया था कि इन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा है। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, हम आत्मविश्वास की बातें बहुत करते हैं इस देश में, और होनी भी चाहिए, लेकिन आपके आत्मविश्वास को कभी कभी दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। राज बाबू मेरे लिए वो सहारा थे। राज बाबू मेरी आंखों में झांक के एक बार कहते आपने अच्छा लिखा है, तो मुझे लगता अब मुझे कोई और मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मुझे राज बाबू ने बोल दिया है कि, और यहाँ मैं सूरज जी का जिक्र ही नहीं कर रहा, क्योंकि सूरज जी उन मीटिंग्स में मुझे आज तक याद है, और शायद ये पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय परिवार है जहाँ वो परंपराएं, वो मान्यताएं, वो संस्कार आज तक जिंदा हैं, कि जब तक राज बाबू बोलते थे सूरज बाबू कुछ भी नहीं बोलते थे। पूरी मीटिंग में 4-4 घंटे वो तभी बोलते जब राज बाबू चुप हो जाते, और फाइनल वर्ड हमेशा राज बाबू का रहा है। ये हम हमेशा देखते थे, किसी चीज़ पे अगर हम कहीं अटक गए, किसी वर्ड पे अटक गए। एक बार मुझे याद है, बड़ा फनी है, मैंने लिखा वर्ड बेकरारियाँ, एक फिल्म में कर रहा था, आपकी ही फिल्म थी, लव यू मिस्टर कलाकार, बड़ी स्वीट सी पिक्चर थी, मनस्वी शर्मा ने बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो उसमें एक गाना था बेकरारियाँ ही बेकरारियाँ हैं, तो हमने गाना लिख दिया ट्यून पे, संदेश शांडिली म्यूजिक कर रहे थे, बेकरारियाँ ही बेकरारियाँ हैं। सब अच्छा हो गया, सबको पसंद आया। राज बाबू, मनोज जी ये जो आपने एक वर्ड लिखा है ना, इसमें एक गड़बड़ है। मैंने कहा राज बाबू बताइए क्या गड़बड़ है, चेंज कर देता हूँ। नहीं, ये जो आपने बेकरारियाँ लिखा है ना, ये जब गाया जाता है तो लगता है बकरियाँ ही बकरियाँ हैं। बहुत स्वीट थे, चाइल्ड लाइक थे, बच्चे की तरह। तो मैं हंसने लगा, बकरियां ही बकरियां हैं। बकरियां ही बकरियां हैं। तो मैंने कहा मैंने तो बेकरारियां लिखा है, बकरियां थोड़ी, कल लेकिन सुनने में लग रहा है बकरियां ही बकरियां हैं। तो मैंने कहा राज बाबू क्या करूं। बोले अच्छा मुझे एक दिन का आप टाइम दो, कल इसके बारे में बात करते हैं, अगर कल भी मुझे यही लगता रहा तो बदल देंगे। फिर अगले दिन हम मिले तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बेकरारियां वही रखते हैं। एक अजीब तरह का बचपना उनके अंदर था, अजीब तरह का बचपना। उनके बारे में मैं इतनी बातें कर सकता हूँ जितनी शायद कम ही लोग कर पाएं, कि मैं ये कर सकता था। एग्जैक्टली ये है एक महान विजनरी की पहचान, जिसका नाम राजकुमार बड़जात्या हुआ करता था, और जिनको खोने के बाद मुझे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मुझे ये खबर मिली थी मैं नम हो गया था। मैं शहर में नहीं था, कहीं बाहर था, तो उनकी शव यात्रा में जा नहीं पाया मैं, लेकिन बड़ी देर तक मुझे लगा जैसे मेरे बदन का एक हिस्सा कट के चला गया। और एक दूसरी बात इसलिए भी क्योंकि उनके दुनिया से जाने के तकरीबन 2 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक इवेंट में मुलाकात हुई जहां वो आए मेरे पास और उन्होंने बोला देखो जो मैंने बोला था सब सही हुआ ना, तुम अभी बहुत बड़े आदमी बन चुके हो। मैंने पैर छुआ उनका और ऐसे ही एकदम जैसे देखो मैंने जो बोला था, मैंने बोला था तुम बहुत अच्छा लिखते हो, देखो आज तुम्हारा कितना नाम हो गया है, आज तुम यहाँ चीफ गेस्ट हो। ये उनसे मेरी मुलाकात थी, आखिरी मुलाकात थी। ये बहुत इमोशनल बात है सर, ये बहुत इमोशनल बात है। फैज़ान, मुझे 12 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद मेरे घर में बच्चा आ रहा था, और ये बात पूरी राजश्री को पता थी कि मैंने और मेरी वाइफ ने दुनिया के सारे इलाज हम करवा चुके हैं जस्ट फॉर अ बेबी। राजश्री सिर्फ आपके काम से मतलब नहीं रखता कि आपने गाने कैसे लिखे, राजश्री इससे भी मतलब रखता है कि आपके घर में सब ठीक है ना। मुझे आज भी याद है, कभी अगर चेहरे पे उदासी हो या कोई चिंता हो, सूरज बाबू साइड में ले जाके पूछते थे मनोज जी सब ठीक है ना, बताइए कुछ अगर है तो, कोई प्रॉब्लम। ये कौन करता है? Exactly.
पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के ही इंसान पाए हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के आए हैं। एक ऐसे शहर में सूरज बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या ऐसे लोग हैं, इन्होंने इस शहर की शराफत को ज़िंदा रखा है। इस शहर में जो धड़कता हुआ दिल है वो इन लोगों से ज़िंदा है। मुझे आज भी याद है जब बच्चे के आने की बात मैंने पहली बार क्रैक की, वहाँ इतना खुशी का माहौल था, ऐसा लग रहा था उनके घर में बच्चा आने वाला है। इतनी खुशियाँ मनाई, हर कोई मुझे आके बधाई दे रहा है। और फिर बेबी शावर का हमने इवेंट किया, फंक्शन किया। ये बात मैं रहती दुनिया तक याद रखूँगा कि बेबी शावर के इवेंट में मैंने राजबाबू को बुलाया। मैंने कहा राजबाबू अगर आप आ जाएंगे, गोरेगांव, कहाँ उनका घर और कहाँ गोरेगांव, मुंबई की ज्योग्राफी हम सबको पता है कि लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते। और मैं कौन था? मैं तो कोई नहीं था। ये बात मैं दोहरा सकता हूँ पूरी लाइफ। मेरे उस फंक्शन में आने वाले पहले व्यक्ति राजबाबू थे और उस फंक्शन से जाने वाले आखिरी व्यक्ति राजबाबू थे। वो आए और आके उन्होंने कोई कोना नहीं पकड़ा, किसी सेलिब्रिटी की तरह साइड बनी बैठे, वो दरवाजे पे खड़े रहे। एक एक गेस्ट को उन्होंने वेलकम किया है और लोग ऐसे चमत्कृत थे देख के। लोग हैरान थे कि राजकुमार बड़जात्या हमारा वेलकम कर रहे हैं। जो भी गेस्ट आया हाथ जोड़ के, आइए, क्या खाएंगे, क्या इधर बैठिए, उधर बैठिए। ये पूरे फंक्शन में करते रहे। मुझे उस फंक्शन की तस्वीरें आज भी मेरे एल्बम में हैं। मैं उनको देखता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि इतना बड़ा कौन होता है और इतना आलीशान कौन होता है, ऐसे शानदार व्यक्तित्व का मालिक कौन होता है। पर शायद ठीक है, वन ऑफ ए काइंड थे। मैं ये उम्मीद भी नहीं करता कि मुझे हर दूसरा आदमी उनके जैसा मिलेगा, क्योंकि कम ही लोग बनाए थे ऊपर वाले ने उनकी तरह। लेकिन हाँ, मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि जो संस्कार उन्होंने दिए हैं वो राजश्री की आने वाली 7 पीढ़ियों क्या 70 पीढ़ियों तक में उसी संस्कार को देखने की मैं आशा रखता हूँ। सर, सूरज जी से जब आप पहली बार मिले तो आपका किस तरीके का इंटरेक्शन था उनके साथ में? सूरज जी का तो मैं फ़ैन बॉय था, तो फ़ैन मोमेंट ही होता है, ऐसे देख रहा था ये सूरज बड़जात्या हैं। और उनको मैं हमेशा एक सेंट की तरह देखता था। हम बहुत बातें करते थे, हालांकि सूरज जी बहुत कम बोलते हैं, पर उस बहुत कम में भी काफ़ी बातें हमारी हुआ करती थी। ही वॉज वेरी सेंटली, वेरी गॉड लाइक। एक जैसा एक उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए कोई सन्यासी कहीं बैठा हो कोने में, तो वो कैसा होता होगा। तो मेरे लिए सूरज जी, हम उन्होंने कपड़े किसी भी रंग के पहने हों, मुझे लगता था इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने और ये सेंट है। उन्होंने आज तक कभी मेरे सुनते, मेरे जानते किसी पे आवाज़ ऊंची नहीं की, किसी को ऐसा लुक नहीं दिया है जिस लुक से वो अनकंफर्टेबल हो जाए, किसी को लगे कि अरे मुझे देख लिया। सूरज जी को बॉस अराउंड करना नहीं आता, सूरज जी को अपनी पोजीशन फ्लॉन्ट करना नहीं आता। ये दुनिया जानती है कि उनको आता क्या क्या है। वो कितने बड़े फिल्म मेकर हैं, ये सब तो दुनिया को पता है। मैं इस बारे में क्या बात करूंगा। मैं ये मानता हूं कि इतने बड़े आदमी की तारीफ करना भी बदतमीजी है, तो मैं तारीफ ही नहीं करना चाहता उनकी। तो उनको क्या आता है ये छोड़ दीजिए, उनको क्या नहीं आता मैं ये बताता हूँ। उनको किसी का दिल तोड़ना नहीं आता। सिचुएशन होती है, फिल्म मेकिंग बहुत रूथलेस जॉब है, और वो जिस पोजीशन पे हैं, करोड़ों रुपए दांव पे लगे हुए हैं, वो जिस पोजीशन पे हैं वहाँ उनके सामने हर दिन ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी को ये कहना है कि ये वर्क नहीं कर रहा, मनोज जो आपने लिखा है अच्छा नहीं है, पर वो उसको कहने के तरीके ऐसे होंगे ना कि वो इंस्पायर भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, आपका दिल भी नहीं तोड़ेंगे कि आपने ख़राब लिखा है। और आप से दूसरा वर्जन भी लिखवा लेंगे जो बहुत अच्छा होगा पहले से, और जब दूसरा लिखा लेंगे तब आपको दिखाएंगे, देखिए कल वाला देखिए और आज का देखिए, है ना मनोज। और आप खुद समझते हो कि हाँ वाह, आज तो हमने कुछ और ही लिख दिया। तो सूरज जी के साथ ये वाली कहानी हमेशा रही है कि उनके साथ एक कमरे में होना, उनके साथ एक रूम शेयर करना, उनके साथ चाय पीना, बिस्किट और चने आते थे, मुझे आज तक याद है। अच्छा। हाँ, जब हमारी म्यूज़िक सिटिंग चलती थी, और म्यूज़िक सिटिंग पूरे दिन चलती थी और फिक्स टाइम था 4 बजे का, और एक बार दोपहर में भी खाने, नाश्ते और खाने के बीच में चाय आती थी, बिस्किट आते थे, पार्ले जी बिस्किट्स और चने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की प्लेट में कुछ और आया हो कि भाई ये तो सूरज जी हैं तो इनके लिए कोई स्पेशल कुछ चीज़ आएगी, हमारे लिए बिस्किट और चाय और नहीं। ये जो साम्यवाद है ना, जो अजीब तरह का सोशलिज्म उन्होंने स्ट्राइक कर लिया था अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में, वो आज भी फिल्में कर रहा हूँ मैं और दुनिया के सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ सब बहुत ड्राई है, सब बहुत शुष्क हैं, सब अच्छा काम करते हैं पर काम करते हैं। वहाँ सिर्फ काम नहीं किया जाता था, वहाँ जिया भी जाता था।
सो टू मी दैट इज राजश्री। मैंने उनको ओम शांति ओम आई थी, और ओम शांति ओम में एक सीन था जहाँ सूरज जी के ऊपर एक जोक था, बड़ा ही अच्छा जोक था। तो एक दिन मैंने उनको वो ऐसे सुनाया जैसे उन्होंने पिक्चर देखी नहीं। पता नहीं मैंने क्यों अज्यूम किया कि उन्होंने नहीं देखी है और वो सुनते रहे बड़े ध्यान से। फिर आपने बताया कैसे उन्हें, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। मैंने इनको बताया, मैंने कहा सूरज जी मैंने ओम शांति ओम आए बहुत टाइम हो चुका है। मैंने ओम शांति ओम देखी और उसमें ये दिखाया है कि आप जो है एक डायरी और एक पेन लिए खड़े रहते हैं किसी के भी टेंट के बाहर, और कोई भी लाइन आती है आप लिख लेते हैं। बड़ा मज़ेदार था। तो वो मेरी तरफ देखते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा देखी तो आपने भी होगी पिक्चर। हाँ मनोज जी देखी तो है। तो मैंने कहा बताइए, इतनी देर से मैं आपको जोक सुना रहा हूँ। फिर हमारी एक मुलाकात अभी कुछ दिनों पहले हुई थी मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स में, जहाँ वो जूरी में थे। तो वही गर्माहट, वही साफ दिली, वही सच्चाई। जैसी फिल्में बनाते हैं वैसे खून है। मैं उनकी फिल्मों को ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा की है, बिल्कुल राष्ट्र सेवा की है उनकी फिल्मों ने। और इसलिए की है, राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र बनता है व्यक्तियों से, सबके साथ की। राष्ट्र कोई और चीज़ तो है नहीं। राष्ट्र मैं और आप हैं, जो आपके विचार हैं, जो मेरे विचार हैं, इन्हीं सबको अगर आप कलेक्टिवली ले आओ तो राष्ट्र बन जाता है। इन विचारों में सात्विकता, इन विचारों में पाकीज़गी, इन विचारों में प्योरिटी बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय की। बिल्कुल। और राष्ट्रीय की फिल्में आपको बहुत सटल तरीके से, बगैर शोर मचाए, ये बताती रहती हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, रिश्तों की मर्यादा क्या है, क्यों माँ बाप के पैर छूना ज़रूरी है, क्यों आप कहते हैं कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। एंड सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने ये फिल्म करी इसी लाइफ में, एंड लव यू मिस्टर कलाकार, तो कहीं ना कहीं प्रेशर था आपके ऊपर? देखिए, बड़ा वो नहीं निशान अपना जो खड़ा कर दे, बड़ा तो वो है जो औरों को भी बड़ा कर दे। जब आप एक कमरे में इतने बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो वो आपको बड़ा फील कराते हैं। वो ये नहीं फील कराते कि हम बड़जात्याज हैं और तुम कुछ नहीं हो। ये तो होता ही नहीं है। ये तो उस कमरे के बाहर का माहौल होता है। जब आप अंदर आ रहे होते हैं तो आपको लगता है अरे आप बड़जात्याज से मिलने जा रहे हो, जबकि आप कुछ नहीं हो। उस कमरे के जब अंदर जाते हैं आप, तो आप उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं। दे लुक इन टू योर आइज, दे मेक यू फील यू आर इंपॉर्टेंट, दे मेक यू फील यू आर गुड। आपका सारा प्रेशर उसी वक्त निकल जाता है। आपका सारा प्रेशर एक कंधे पे थपकी राजबाबू की, फिर कौन सा प्रेशर? सूरज जी का बस ये कहना, मनोज जी अच्छी लाइन है, फिर कौन सा प्रेशर? और मेरी दोस्त हैं बहुत प्यारी कविता जी, तो कविता के लिए तो मैं इनफैक्ट पहले से लिखता आ रहा था। राजश्री की फिल्मों के लिए लिखने से पहले वो रहने वाली महलों की सीरियल था, जो बहुत बड़ा सीरियल, बहुत सुपरहिट था। लोग आज भी उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके गाने मैं लिखा करता था। और कविता की मेरी दोस्ती बहुत, और मैं कविता से याद है मुझे, आपका संबंध बड़ा पुराना रहा है वैसे राजश्री के साथ में? बहुत पुराना रहा है। तो मैं कहता सूरज बाबू से मेरी मुलाकात करा दो यार, एक बार मिला दो। मनोज जी जैसे ही हम कोई पिक्चर शुरू करेंगे मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी, ये प्रॉमिस। और फिर पिक्चर शुरू हुई, मैं मिला भी, और कविता बहुत ज़ोर से हंसी। उस दिन थी ऑफिस में, आप आ ही गए यहाँ तक। ये है परिवार, ये है फैमिली जी। तो फिर किस तरीके से आपने उनको गाने बताए, किस तरीके से आपने क्या क्या लिखा था, आपने प्रेजेंट किस तरीके से करे अपने गाने उनको? गाने तो हम साथ बैठ के बनाया करते थे। देखिए म्यूज़िक में वही चीज़ है, वो जो कोलैबोरेटिव म्यूज़िक था ना, उसको भी बहुत मिस करता हूँ मैं। वो शायद राजश्री के सिस्टम में हुआ करता था कि गाना कोई एक आदमी नहीं लिखता, ट्यून कोई एक आदमी नहीं बनाता, 10 लोग बैठते थे इंक्लूडिंग असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कभी कभी एक्टर्स भी। और हम एक कमरे में बैठते, बातें करते, सिचुएशन डिस्कस करते, खूब जी भर के हंसते, और 6-7 घंटे बाद जब हम कमरे से निकलते तो एक बेहतरीन गाना बन चुका होता था। तो एक बात मुझे आज भी याद है, जिस फिल्म की आपने बात की, इसी लाइफ में, इसका एक गाना हिट हुआ था बहुत इसी उम्र में। हाँ, बिन छेड़े ही बजे झंझना झन दिल में 100 गिटार, ये गाना। बिन छेड़े ही बजे झंझना झन दिल में 100 गिटार, उड़े उड़े होश खोया खोया दिल और दिखते एक के चार, पी के कॉफी नशा चढ़े और पॉपकॉर्न मारे किक, और स्टूपिड सी इन बातों में बाबा दिल ढूंढे लॉजिक। इसी उम्र में ये हुक लाइन सूरज बाबू की है, मेरी नहीं है। वो बोल रहे थे, मनोज जी पता है इस उम्र में क्या होता है, ऐसा होता है, इस उम्र में ऐसा होता है, इस उम्र में ऐसा होता है। ये बातें मुझे सिचुएशन समझा रहे थे।
और मुझे ये उनके बोलते बोलते लगा कि क्यों ना इसकी हुक लाइन इसी उम्र में रख लिया जाए, कि ये जब चीज़ें होती हैं और गाने में यही बताया जाए कि इस उम्र में होता क्या क्या है। तो एक और मुझे बड़ा मज़ेदार किस्सा याद आता है। फिल्म एक सिचुएशन है इसी लाइफ में, जहाँ के पूरी की पूरी फिल्म की कहानी ये है कि कैसे जिनको पराया समझा वो अपने निकले और जिनको अपना समझा वो पराये निकले। जो मोनीश बहल जी का कैरेक्टर है, जो आरजे के फादर बने हुए हैं, कि कैसे वो आरजे के दोस्तों से, जो मुंबई के दोस्त थे, उनसे वो चिढ़ते थे कि ये लोग क्या है, कोई हाफ पैंट पहना हुआ है, कोई गले में किसी ने कैमरा लगाया हुआ है, गॉगल बड़े बड़े। दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ पीपल। हमारे लोग कौन हैं? जो वहाँ अजमेर में हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं। एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी का जहाँ जितने अपने थे पराये हो गए, जितने पराये थे अपने हो गए। तो वहाँ एक सिचुएशन पे गाना था और उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी। मीत ब्रदर्स बैठे हुए हैं, अंकित हैं, अंजन वो थे, राज बाबू, सूरज बाबू, सब। मनोज जी, आपने वो सिचुएशन पे कुछ लिखा? मैंने कहा हाँ मैंने कुछ लिखा है, सुनाइए। अपनों ने वनवास दिया श्री राम को सरजू पार, और पराया था जो केवट बन गया हाथों की पतवार। अपनों ने वनवास दिया श्री राम को सरजू पार, और पराया था जो केवट बन गया हाथों की पतवार। यहाँ से लाइन शुरू होती है। अब दोनों, स्पेशली राज बाबू, वाह वाह क्या लेके आए हैं आप, ये कितना अच्छा है, कितना एक पूरी कहानी रामायण को, मुझे लगा नहीं था कि आप रामायण पे जाएंगे, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ी तारीफ की मेरी। और हमारे जो मीत थे दोनों, ये उछल के नाचने लगे, सर क्या थॉट लेके आए आप, सर सुपर हिट गाना, सर कमाल का थॉट है। ये हमने खुशी खुशी पूरा दिन गुजारा, खूब उछले खुश होके। दिन खत्म हुआ, हम नीचे आए, गाड़ी में बैठते हुए मोंटी मनमीत मुझसे कह रहे, अरे ये केवट कौन है यार? मैंने कहा भाई वहाँ तो इतना उछल रहे थे, तो बोलते वहाँ मैं क्या करता, मुझे समझ में तो आया नहीं केवट कौन है। लेकिन फिर ये लगा राज बाबू खुश हो रहे हैं, सूरज बाबू खुश हो रहे हैं, तो मैं कैसे ना खुश हूँ, तो मुझे भी खुश होना पड़ा। तो ऐसा म्यूजिक बनता था। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। फैज़ान बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत मेरी दुआएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजश्री के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि अगर ये इंडस्ट्री, इसको अपनी पीक पे पहुंचना है, अपनी हाइट पे पहुंचना है, तो इसको राजश्री का मॉडल फॉलो करना चाहिए। जो जियो वही पर्दे पे दिखाओ, फिर देखिए दुनिया कैसी बदलती है और सिनेमा कैसे बदलता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, एंड थैंक यू सर।